इस तरह से हम देखें तो प्रोफेसर बुके का ये कहना था कि समस्त अर्थव्यवस्था पर एक ही नीति लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि जो एक समाज के लिए हितकर है वो दूसरे समाज के लिए अहितकर है। और इस तरह से, क्योंकि अगर पूर्वी क्षेत्र की या पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति को देखें तो वह द्वैतीय होती है, ड्यूअलिज्म होता है वहाँ पर। इसलिए पश्चिमी ढंग से उनकी पूर्व पूंजीवादी कृषि के विकास का प्रयत्न निष्फल ही नहीं होगा, बल्कि उसमें कमी भी ला सकता है। आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रचलन करने के लिए लोगों की मानसिक वृत्तियों में परिवर्तन आवश्यक है, अन्यथा उनके परिणामस्वरूप होने वाले धन में वृद्धि जनसंख्या में और वृद्धि लाएगा। और फिर यदि पश्चिमी प्रौद्योगिकी फेल हो जाए तो ऋणग्रस्तता बढ़ सकती है। इसलिए उनकी वर्तमान कृषि व्यवस्था को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सुधार कर सकना कठिन है। इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में पूर्वी उत्पादक अपने को प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक रूप से अपने पश्चिमी प्रारूप के अनुकूल नहीं ढाल सकता है। यदि पूर्वी उत्पादक पश्चिम की नकल करेगा तो नुकसान उठाएगा। और अपने तर्क की पुष्टि करते हुए प्रोफेसर बुके ने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, जहां इंडोनेशिया अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण करने के लिए पश्चिमी प्रौद्योगिकी के अपनाने से आत्मनिर्भरता की मंजिल को और भी दूर कर दिया और उसके छोटे उद्योगों को नष्ट कर दिया। इस तरह से प्रोफेसर बुके कहते हैं कि अल्पविकसित देशों में 5 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है: सामाजिक यानी ऋतुकालीन यानी सीजनल, आकस्मिक, नियमित श्रमिकों की बेरोजगारी, बाबू लोगों की बेरोजगारी और यूरेशियाई देशों की लोगों की बेरोजगारी। ये वह बताते हैं कि उन्हें दूर करना सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि इससे जो वित्तीय भार पड़ेगा वह सरकार के साधनों से अधिक होगा। इस प्रकार से प्रोफेसर बुके अल्पविकसित देशों में सीमित आवश्यकताएं और सीमित क्रय शक्ति पूरे आर्थिक विकास में रुकावट पैदा करती है, ऐसा मानते थे। खाद्य पूर्ति और उद्योग वस्तुओं की वृद्धि बाजार में पदार्थों की भरमार कर देगी, जिससे बाद में कीमतों में कमी होगी और फलस्वरूप मंदी आ जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोफेसर बुके पूरे के पूरे औद्योगिकरण और कृषि सुधारों के विरुद्ध थे, बल्कि यह औद्योगिकरण और छोटे पैमाने पर कृषि विकास की धीमी प्रक्रिया के पक्ष में है, जो कि पूर्वी समाज के ड्यूअलिज्म ढांचे के अनुकूल ढाल ली गई है। विकास की प्रेरणा स्वयं लोगों के भीतर से आए, नए नेता प्रकट हो जो आर्थिक विकास के लक्ष्य के लिए विश्वास, निष्कपटता और धैर्य से प्रयत्न करें। नेक्स्ट है समीक्षात्मक मूल्यांकन, सोशल ड्यूअलिज्म का क्रिटिकल अप्रिशियल। प्रोफेसर बेंजामिन हिंग्लिश ने बहुत सारे आधारों पर प्रोफेसर बुके के ड्यूअलिज्म सिद्धांत की जो है बहुत कड़ी आलोचनाएं कही है। जैसे पहला उनका कहना था कि आवश्यकताएं सीमित नहीं होती, वांट्स आर नॉट लिमिटेड। स्वयं प्रोफेसर कहते हैं कि जैसा बुके कहते हैं कि इस प्रकार का कथन का समर्थन नहीं करता है कि अल्पविकसित देशों के लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती है और प्रयत्न और जोखिम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर ढालू बैकवर्ड स्लोपिंग होता है। वहाँ सीमांत उपभोग और आयात प्रवृत्तियां दोनों ही ऊंची होती है। लोगों की जरूरतें सीमांत नहीं बल्कि घरेलू और आयातित अर्धविलास वस्तुओं की बहुत मांग है। यदि भारत में अच्छी फसल हो जाए तो रेडियो, ट्रांजिस्टर, घड़ियों आदि के ऑर्डरों की बाढ़ आ जाती है। दूसरा है आकस्मिक श्रम जो है वो संगठित नहीं है, कैजुअल लेबर आर नॉट अनऑर्गेनाइज। डॉक्टर बुके का पूर्वीय आकस्मिक श्रमिक का असंगठित, निश्चेष्ट, शांत और आकस्मिक बताना उचित नहीं है। इस प्रकार के अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में आकस्मिक श्रम कृषि में भले ही संगठित न हो, परंतु चाय, कॉफी, रबड़ बागान में ट्रेड यूनियंस का आंदोलन प्रबलतम होता है। नेक्स्ट है पूर्वी श्रम अगतिशील नहीं है, ईस्टर्न लेबर आर नॉट मोबाइल। बुके का ये विचार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं में लोग अपने ग्राम समुदाय नहीं छोड़ना चाहते हैं। वास्तव में वे अपने सिनेमा, दुकानों, होटल, खेल प्रतियोगिताओं आदि के समस्त आकर्षणों से युक्त शहरी जीवन ने हमेशा देहाती क्षेत्रों से स्थानांतरण कराया है और बड़े बड़े शहरों में जो भीड़ भाड़, बेरोजगारी, अप्रयुक्त
आधारभूत सुख सुविधाएं मिलती है वे इसी का परिणाम है। इसके अतिरिक्त आय प्रेरणा से भी श्रम एक स्थान से एक बागान से दूसरे बागान में, यहाँ तक कि आकस्मिक श्रम फसल के दिनों में देहाती क्षेत्रों में चले जाते हैं। अतः प्रोफेसर हिंगलाज ने लिखा है कि मुझे इसका कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता कि पूर्वी श्रम जो है, पूर्वी क्षेत्रों के श्रम जो है वो आंतरिक रूप से पश्चिमी श्रम की अपेक्षा अधिक अप्रगतिशील होते हैं। नेक्स्ट आलोचना करते हुए वो लिखते हैं कि पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं की ही विशेषता नहीं है, नॉट पर्टिकुलरली टू ईस्टर्न इकोनॉमीज। प्रोफेसर बुके अपने सामाजिक द्वैतवाद के सिद्धांत को केवल पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं से संबद्ध करते हैं। वे स्वयं ये भी मानते हैं कि अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिका की अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी सामाजिक द्वैतवाद विद्यमान है, परंतु यह अल्पविकसित देशों की ही विशेषता नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो इटली, कनाडा और यहाँ तक कि यूएसए में भी ये मौजूद है, जो क्योंकि बल्कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की प्रौद्योगिकी उन्नति की विभिन्न कोटियों के अनुसार पृथक पृथक क्षेत्रों में विभक्त की जा सकती है। नेक्स्ट है पश्चिमी समाजों पर लागू, एप्लीकेबल टू वेस्टर्न सोसाइटीज़। पूर्वी समाज की जिन खास विशेषताओं का प्रोफेसर बुके ने वर्णन किया है उनमें से अनेक पश्चिमी समाजों पर भी लागू की जा सकती है। पश्चिमी अर्थव्यवस्था में जब कभी दीर्घकालिक स्फीति आती है या आने लगती है तो लोग जो है दीर्घकालीन निवेशों की अपेक्षा सट्टा संबंधी लाभों को अधिमान देते हैं, प्रिफरेंस देते हैं। जैसा कि प्रोफेसर इंग्लिश के अनुसार पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने तरलता अधिमान और सुरक्षा अधिमान से संबंधित विश्लेषण के पूरे क्षेत्र का हाल ही में विकास किया है, ताकि सारी दुनिया में निवेशकों के जोखिम या अतरलता उठाने की अनिच्छा और उसके पूंजी के सुरक्षित और तरल रूप में रखने के प्रबल अधिमान का हिसाब लगाया जा सके। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा मूल्य, प्रेस्टीज वैल्यू। प्रोफेसर बुके का ये कथन कि पूर्वी अर्थव्यवस्था में लोग वस्तुओं को उनके प्रयोग मूल्य की अपेक्षा प्रतिष्ठा मूल्य के कारण खरीदते हैं, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर भी समान रूप से ही लागू होता। अगर ऐसा नहीं होता तो बेबीलोन अमेरिकी समाज के लिए प्रत्यक्ष उपभोग शब्द नहीं गढ़ते हैं। फिर है पीछे की ओर ढालू प्रयत्न का पूर्ति वक्र, बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ एफर्ट। पीछे की ओर ढालू प्रयत्न का पूर्ति वक्र भी पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं की ही विशेषता नहीं है, और बल्कि पश्चिमी देशों में भी ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। पीछे की ओर ढालू यह पूर्ति वक्र किसी भी ऐसे समाज में प्रकट हो सकता है जो इस प्रयोजन से काफ़ी देर के लिए मंद गति हो जाता है कि उस प्रदर्शनकारी प्रभाव को क्षीण करे जो लोगों के अतिरिक्त आय अर्जन में विशिष्टता उनके अपने अतिरिक्त प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जीवन के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने की देन होता है, जैसा कि प्रोफेसर इंग्लिश इंगित करते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत नहीं परंच विवरण है, नॉट ए थ्योरी बट डिस्क्रिप्शन। प्रोफेसर बुके अल्पविकसित देशों के लिए विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत देने में विफल रहे हैं। उनका द्वितीय सिद्धांत पूर्वी समाज का विवरण मात्र है, जिसमें उन्होंने वह पूर्वी समाज के उन विलक्षण तत्वों को प्रदर्शित करते हैं जिनका पश्चिम ढंग से विकास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है पश्चिमी आर्थिक सिद्धांत के औजारों का पूर्वी समाज में प्रयोग, टूल्स ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरी यूज्ड इन ईस्टर्न सोसाइटीज। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के मूल में निहित पश्चिमी आर्थिक सिद्धांत के कुछ औजार यानी टूल्स और भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने वाले साधन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ पूर्वी समाजों पर भी लागू होते हैं। नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं सुझाता। प्रोफेसर बुके का द्वैतवाद आर्थिक की अपेक्षा सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक केंद्रित है। ये विभिन्न प्रकार की बेरोजगारियों को सुलझाने के लिए उचित नहीं है, बल्कि यह सिद्धांत जो है वो सरकार की कहता है कि बेरोजगारी को दूर करना सरकार के बस की बात नहीं मानता है और अल्प रोजगार की बात भी ही नहीं करता है, जो घनी आबादी वाली अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषता है। ये प्रोफेसर बुके के द्वैतवाद सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमी है। अतः निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में द्वैत अर्थव्यवस्थाओं की बड़ी समस्या ये है कि वर्तमान और संभावित अल्प विकसित श्रम शक्ति को उचित रोजगार की सुविधाएं
प्रदान की जाए। इसी कारण प्रोफेसर हिंग्लिश ने प्रौद्योगिकी द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो दो क्षेत्रों में साधन संपन्नता और उत्पादन फलनों में भेदों को प्रौद्योगिकी द्वैतवाद का आधार मानता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्पादक रोजगार के लिए अपर्याप्त संख्या में मार्ग पाए जाते हैं। ये बुके की अपेक्षा अधिक यथार्थिक डुअलिज्म सिद्धांत है, क्योंकि ये सिद्धांत विकास के आदर्श पर डुअलिज्म सोसाइटी के प्रभावों का विश्लेषण करता है। थैंक यू सो मच।